नमस्कार, सेहत और जिंदगी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं जयश्री। बढ़ता प्रदूषण, भागदौड़ भरी जिंदगी, काम का प्रेशर, तनाव, इन सब की वजह से आजकल लोग दिल से जुड़ी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। दिल बेहतर तरीके से काम करे, इसके लिए दिल का हेल्दी होना जरूरी है। लेकिन आजकल जिस तरह से कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक और दिल से संबंधित अन्य तरह की परेशानियां हो रही है, उससे हर किसी को डर लगने लगा है। और इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SM शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जानना चाहेंगे जिस तरह से लाइफस्टाइल हमारी बदल रही है, आदतें हमारी बदल रही है, उसी के साथ हृदय संबंधी समस्याएं भी सामने आ रही है। कितनी भारी ये सारी जो परेशानियां हमारे दिल पर पड़ रही हैं? बिल्कुल ठीक बताया आपने। दिल पर जो परेशानियां होती हैं वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही हैं, मैक्सिमम लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। बाकी जो आपकी आदतें हैं जो कि ख़राब हैं उनसे रिलेटेड है, खान पान से रिलेटेड है, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो सोच है। तो दिनचर्या, भोजन और सोच, ये तीनों चीज़ें हैं जो कि स्वास्थ्य पे असर डालती हैं। स्वास्थ्य इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। और आजकल जो बीमारियां हो रही हैं और कम उम्र में जो डेथ्स हो रही हैं उनका कारण भी ये तीनों चीज़ें हैं। लोगों की दिनचर्या ख़राब है, लोग इनएक्टिव हैं, उठते नहीं हैं जल्दी, कोई व्यायाम नहीं करते हैं। उसके बाद में उनका भोजन जो है वो फास्ट फूड लेते हैं, जो तेल की चीज़ें हैं वो ज़्यादा खाते हैं, और इसी तरह से उनके जो भी भारी खाना खाते हैं वो पचता नहीं है। हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट्स हैं, और हेल्दी जो फूड है वो नहीं लेते हैं, फाइबर डाइट्स हैं वो नहीं लेते हैं, फल नहीं खाते हैं, जूस पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। उसके बाद में सोच है वो, जैसा आपने खुद ने बताया, वो इतना तनाव है। हर व्यक्ति के जीवन में तनाव है। तनाव बहुत तरह से होता है। तनाव वर्क का प्रेशर भी हो सकता है, घर का तनाव भी हो सकता है। आजकल जो प्रतिस्पर्धा हो रही है उसमें किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, किसी को प्रमोशन मिल गया तो उस पर काम ज़्यादा है, लेट नाइट तक जगते हैं, उसके बाद घर आते हैं, फिर टीवी देखते हैं, गेमिंग है, इन सब चीज़ों को लेके और हार्ट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और उसके बाद में आदतें ख़राब हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सब हार्ट पे असर डालती हैं। जी सर, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हार्ट संबंधी जो समस्याएं हैं वो क्या क्या है, सबसे कॉमन इनमें कौन सी परेशानी है? देखिए, हार्ट से संबंधित परेशानियां जन्म से शुरू होती हैं। पहले तो जन्मजात बीमारियां होती हैं। जन्मजात बीमारियां होती हैं जिसमें हार्ट में छेद होता है, दो जो वेंट्रिकल में छेद है, एट्रियम के बीच में छेद है, ऐसे कई छेद की बीमारियां हैं, ट्यूमर्स हैं, पेरिकार्डियल फ्यूजन हैं। उसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है। मैं आपको सारी हृदय की बातें बता रहा हूँ। उसके बाद रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है। उसके बाद में जैसे उम्र बढ़ती है उसके बाद हाइपरटेंशन आता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ आती है। तो ऐसा नहीं है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, आम भाषा में जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, वही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट हर स्तर पे हर बीमारी है। बच्चे जो होते हैं उनके अगर मेल फॉर्मेशन होता है, अगर नीले पड़ते हैं, नीले होते हैं, कुछ बच्चे तो 2-4 महीने में ही उनकी डेथ हो जाती है, कुछ एक 2-3 साल में, 4 साल में। तो वो भी एक हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं, उसी से उनकी मौत हो रही है। उसके बाद रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है, उसमें भी डेथ्स होती हैं, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसमें ओवर क्राउडिंग है और इन्फेक्शन है, गले का इन्फेक्शन है, होता तो गले का इन्फेक्शन है, और फिर वो हार्ट पे सीधा जाके असर करता है जोड़ों के दर्द के थ्रू। उसके बाद में आप बढ़ते हैं आगे तो हाइपरटेंशन है और कोरोनरी डिजीज़ है, जो कि आम भाषा में सबसे ख़तरनाक जो बीमारी है इसमें, जो कि जवानी के बाद में आती है, वो हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन को एक तरह से हम लोग ये बोलते हैं कि ये इसका पता नहीं चलता है, इट्स ए साइलेंट किलर। चुपचाप ही मरीज़ को मौत के पास ले जाता है। और ये भी यही एक कारण है, यही एक कारण नहीं है, ये भी एक कारण है जिससे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिससे हार्ट अटैक होता है, वो होता है। इसलिए इन सब चीज़ों पे हर स्तर पे, हर जन्म के बाद में हर स्तर पे हार्ट की डिजीज़ अपने आप में महत्वपूर्ण है। और आम भाषा में जो हार्ट अटैक है वो चूँकि एक ऐसी अवस्था में होता है जबकि आदमी प्रोडक्टिव लाइफ जी रहा होता है, अपने फैमिली को संभाल रहा होता है, बच्चों को संभाल रहा होता है, उस समय अचानक मौत होना एक पूरे परिवार पे कुठाराघात जैसी स्थिति है। उसमें एक तो उस आदमी का डेथ हो जाती है, उसके बच्चे हैं, उसके मदर फादर हैं, उसकी वाइफ है। इसलिए सबसे जो आघात है वाला बात है वो तो
कोरोनरी डिजीज़ है जो कि कम उम्र में हो रही है। एक बड़ी समस्या सर ये भी है कि लोग पहचान नहीं पाते हैं। अगर दिल में भारीपन है, हल्का दर्द है, लोग सोचते हैं ओवर ईटिंग हो गई या गैस की कोई समस्या हो सकती है, लेकिन इसे सीरियस नहीं लेते। तो कैसे लोग समझे कि ये आदत सीरियस हो सकती है, ये जो परेशानी हो रही है वो क्या परेशानियाँ होंगी? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हमेशा ये होता है कि दिल में भारीपन है, या दिल में नहीं मतलब छाती में भारीपन है या पेट में भारीपन है। सब ये सोचते हैं शायद आज खाना ज़्यादा खा लिया या बहुत ज़्यादा तेल की चीज़ें थी और मैं आज घूमा नहीं शायद इसलिए मेरे को भारीपन हो रहा है। ऐसा है कि कोरोनरी डिजीज़ होने की जो कारण है वो दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं। मैं आपको पूरा बैकग्राउंड समझा देता हूँ। दो तरह, एक कुछ तो कारण होते हैं वो मॉडिफाइबल होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। मॉडिफाइबल जो हैं फैक्टर्स जो हैं वो, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर जो हैं वो तो एज है, सेक्स है और फैमिली हिस्ट्री है। एज का मतलब ये है कि पहले जो बीमारी थी ये 40 के ऊपर हुआ करती थी, और सेक्स का ये है कि मेल्स जो हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, फीमेल्स जो हैं उनके जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उससे वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। तीसरी चीज़ मैंने बताई फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके घर में किसी को हार्ट अटैक हुआ है या कोई अगर हार्ट से पीड़ित है किसी भी तरीके से, तो ये अनुवांशिकता में ये आता है और ये आपको भी आएगा। ये ज़रूरी नहीं है, इस पर मेंडल का लॉ काम करता है। अगर 5 बच्चे हैं तो हो सकता है 2 में आए, हो सकता है 3 में आए, हो सकता है 5 में आए। ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कितने में आएगा। हो सकता है सब बच जाएं और फिर उसके बाद में जो बच्चे हों वो अफेक्टेड हों। तो ये 3 फैक्टर जो हैं ये नॉन मॉडिफाइबल है, इस पर किसी का कोई बस नहीं है। दूसरे होते हैं वो मॉडिफाइबल होते हैं। मॉडिफाइबल फैक्टर्स में हैं, जैसे आपने पहले बताया, बहुत अच्छा बताया आपने कि प्रदूषण है, खान पान है, इनएक्टिविटी है, कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट है वो ज़्यादा लेना है, फैटी डाइट ज़्यादा लेते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है। इन सब चीज़ों से ये कोरोनरी डिजीज़ होती या हार्ट अटैक होते हैं, और ये सब मॉडिफाइबल है। इनको आप मॉडिफाई कर सकते हो, इन्हीं से बचाव हो सकता है। आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि हाथ में भारीपन हो तो कैसे पता करें कि हार्ट का है कि नहीं है। इसी के बैकग्राउंड के लिए मैंने आपको सब समझाया है। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, आपके किसी को भी हार्ट अटैक हुआ है, माताजी, पिताजी, भाई, बहन, चाचा, ताऊ, मामा, ये सब अनुवांशिक उसमें आते हैं। इनके अगर किसी को हुआ है तो आपको चांसेस है हार्ट अटैक हुआ है। आपकी अगर ओबेसिटी है तो आपको ये मानना चाहिए आपको हार्ट अटैक हो रहा है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, आप इनएक्टिव हैं, तो इन सब चीज़, आपको कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा रहा है, आप ब्लड प्रेशर के बीमार हैं, आप डायबिटिक हैं, तो अगर इन चीज़ों में है तो आपको समझना चाहिए कि ये सीधा का सीधा हार्ट की प्रॉब्लम है आपको, और आपको हार्ट के डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। जी सर, एक और समस्या ये भी है कि लोगों को ये नहीं पता कि रिफाइंड ऑयल जो है हेल्दी है, क्योंकि कहा जाता है कि कई बार कहा जाता है कि हेल्दी है और कुछ कहते हैं कि नहीं हेल्दी नहीं है। तो इसको कैसे समझे, क्या ये सच में हेल्दी है? रिफाइंड ऑयल, जैसे आप कई तरह के तेल होते हैं जो लोग आम उसमें खाते हैं, तो सरसों का तेल है, सोयाबीन का तेल है, सोयाबीन सरसों का तेल है, और ये जो तेल है ना ये WHO की तरफ से रिकमेंडेड हैं और इन्हीं को लेना चाहिए। इसमें ट्रांस फैटी एसिड्स कम होते हैं, इसलिए इन्हीं का उपयोग करें तो ज़्यादा ठीक रहता है। जी, और एक्सरसाइज का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें दिल से संबंधित बीमारियों से बचने में? देखिए, मैंने बताया आपको, बचने में तो ये है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका वेट कंट्रोल रहेगा, आपकी डायबिटीज़ अगर आपको है तो डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी, आपको हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन कंट्रोल रहेगा, आप चलते फिरते रहेंगे तो आपको हर तरह से फ़ायदा है। आपके जॉइंट्स के लिए भी फ़ायदा है, हार्ट के लिए ही नहीं है। बाकी जैसे अगर डायबिटीज़ है तो कम से कम 10 से 15% की डायबिटीज़ में लेवल में कमी आ जाएगी। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो 10 मिलीमीटर से लेकर 15 मिलीमीटर तक का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। और जो अगर आप चल रहे हैं तो आपकी एनर्जी जो वेस्ट कैलोरीज जो बर्न होंगी उससे अंदर आपके शरीर में फैट नहीं बढ़ेगा और आपका वेट कंट्रोल रहेगा। एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, हर चीज़ में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। हार्ट अटैक को कम करने के लिए, हार्ट अटैक हो जाता है तो उसके बाद में भी आपको दोबारा हार्ट अटैक ना हो, इसके लिए भी एक्सरसाइज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सर, एक ख़राब आदत लोगों की ये भी है कि आजकल लोग खाना खाते ही बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं और फ़ोन या टीवी देखने लग जाते हैं। इसका कितना नुकसान होता है? देखिए, खाना खाने के बाद में बैठना तो ठीक है, बैठने तक तो ठीक है, अगर आप बैठ के टीवी देख रहे हो तो ठीक है। लेकिन खाना खाने के बाद
एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चलना नहीं चाहिए, वॉक नहीं करनी चाहिए। ये लिखा हुआ है, लोग बाग पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन अगर आपको हार्ट अटैक है, अब आप इसको सिंपल सी भाषा में समझिए। जैसे अगर मान लो आपको हार्ट अटैक हुआ है या आप हार्ट अटैक हो सकता है आपको, और आपका हार्ट कमज़ोर है, इन तीनों चीज़ों में अगर आप वॉक करते हैं तो वॉक करने के लिए जो ब्लड है, ब्लड हार्ट ही पहुंचाता है पूरे शरीर में। अब हार्ट अगर ब्लड को पहुंचाना है लातों में, क्योंकि आप चल रहे हो, और आपको अगर आपने खाना खाया है तो आपको आंतों में ब्लड की ज़रूरत है खाना पचाने के लिए। अगर वो खाना नहीं पचेगा तो अपच हो जाएगी। तो आपको प्राइमरी इम्पोर्टेंस तो ये है कि जो ब्लड है वो पहुंचना चाहिए कि आंतों में, और आप पहुंचाते हो अब उसको अपनी लातों में, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ब्लड का। हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, आंतों के लिए भी करना पड़ता है, लातों के लिए भी करना पड़ता है। और अगर मान लो अगर आप ज़्यादा चलते हो, तेज़ चलते हो खाना खाने के बाद में, तो नेचुरली जो ब्लड है वो आपकी जो एक्सरसाइज है या लातों में ज़्यादा जाएगा, रातों में कम जाएगा। तो हार्ट दो चीज़ें हो जाएंगी उससे। एक तो आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और दूसरा आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लड का वो बिगड़ जाएगा, और आपको आंतों में ब्लड कम पहुंचने से खाना कम पचेगा, और खाना कम पचने से लोड पड़ता है। जैसे हो जाता है, हमेशा लोग बाग कहते हैं मेरे को खाना नहीं पचता, पेट भारी रहता है, तो उससे भी हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए खाना खाने के बाद चलना तो बिल्कुल नहीं है। बाकी जो आपने दो चीज़ बोली हैं, बैठना और लेटना भी नहीं होता है। जैसे अगर आप लेटते हैं तो पूरी बॉडी का सारा ब्लड जो है ना हार्ट की तरफ भागता है, और हार्ट की तरफ आते ही हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर हार्ट अटैक है तो भी नुकसानदेह है, हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं तो भी नुकसानदेह है। इसलिए बैठे रहें। और जहाँ तक बात आपने टीवी की और मोबाइल की कही है, वो तो हर तरह से गलत है। मोबाइल और टीवी से तो दूर ही रहना चाहिए, ज़्यादा स्क्रीन टाइम को कम करना चाहिए। ये सर्वविदित है, हर जगह लिखा हुआ है, और हर तरह से ये वर्जित होना चाहिए। और एक ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट आजकल लोगों के लिए हो गया है, जंक फूड का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। ऐसे में जंक फूड कितना नुकसानदायक है? मैंने आपको पहले बताया, जंक फूड ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब कर रही है, और जितना भी खान पान है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप ज़्यादा तेल की चीज़ें खा रहे हैं, उससे फैट जमा होती है, उससे आपका वेट बढ़ता है। वेट बढ़ने से आपको चांसेस, एक तो वेट बढ़ने से सडन कार्डियक डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो मोटे लोग होते हैं उसमें सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। अचानक डेथ के कारण है कि मोटापा, ज़्यादा मोटापा। उसके बाद में जंक फूड से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल आपकी हार्ट की नाड़ियों में जाकर रुकता है, वो हार्ट जम जाता है। उससे आपको अगर हार्ट की नाड़ियों में रुक गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा, दिमाग की नाड़ियों में रुक गया तो आपको स्ट्रोक हो जाएगा, लकवा हो जाएगा। किडनी की नाड़ियों में रुक गया तो वहाँ पे आपको किडनी की डिजीज़ हो जाएगी, आपको रीनल फेलियर हो सकता है, बार बार डायलिसिस की ज़रूरत पड़े। और उसके बाद में अगर आँखों में अगर उसका असर पड़ता है तो फिर आपको दिखना कम हो सकता है, हेमरेजेस हो सकते हैं, बहुत सारी ये चीज़ें हैं। तो जंक फूड तो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये सभी स्तर के बच्चों में, बड़ों में, जो बड़े हैं, एल्डरली हैं, उनको भी जंक फूड से तो अपनी दूरी बना के रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक समस्या ये भी है कि जैसे जैसे लाइफस्टाइल बदल रही है, लोग सोने की आदतों में भी बदलाव कर रहे हैं और कम सोना सबसे आम होने लगा है। तो कितनी घंटे की नींद लेनी चाहिए और कितनी कम नींद लेने से दिल को खतरा होता है? देखिए, नींद का जहाँ तक प्रश्न है, बच्चों में जो नींद है वो 8 से 9 घंटे की होनी चाहिए। थोड़ा युवा अवस्था में आती हैं तो वो 8 घंटे की होनी चाहिए। उसके बाद जो है, जो कि लोग काम करते हैं, युवा अवस्था जो प्रोडक्टिव लाइफ है, उस समय 7 घंटे की नींद पर्याप्त है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नींद बढ़नी चाहिए, और 50-60 के आसपास जो है नींद फिर 7 से 8 घंटे, और उसके बाद में कम से कम 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। जो वृद्ध लोग हैं, लेकिन उन पे नींद का जो टाइम है वो फिजियोलॉजिकली कम हो जाता है। वैसे नींद एक ऐसी चीज़ है, जब आप सोते हैं तो आपके लिए, शरीर के लिए ये ऐसा काम करता है जिससे कि आपकी स्फूर्ति बनी रहे और आपकी बॉडी को रेस्ट मिलता है। आपके हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो सिक्रीट होते हैं। उससे आप में जो प्रतिस्पर्धा की जो स्थिति है वो बनी रहती है, और शरीर बिल्कुल है वो शांत हो जाता है। आपको इतना टाइम मिलता है आपके शरीर को कि अगला टास्क करने के लिए वो प्रिपरेशन है बेसिकली नींद। तो इसलिए नींद बहुत ज़रूरी है। नींद में ही मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो जाता है।
इसीलिए एक बोलते हैं कि शाम को 6 बजे बाद खाना नहीं खाना चाहिए और सोने से पहले, सोने में खाने में 3 घंटे फ़र्क रहना चाहिए। तो नींद हमेशा 6 से 8 घंटे की नींद अलग अलग उम्र के हिसाब से बताई गई है, वो ही लेनी चाहिए। एक व्यक्ति को हृदय संबंधी कोई रोग ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरा एक रूटीन, पूरी लाइफस्टाइल कैसी रखे? देखिए, अगर जो नॉन मॉडिफाइड फैक्टर्स में अगर व्यक्ति है तो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी नॉन जो मॉडिफाइबल फैक्टर है, जैसे मैंने आपको बताया, उसके लिए आचार, विचार, आहार और विहार, ये 4 मूलभूत चीज़ें हैं जिसमें कि व्यक्ति अगर इसमें रहे तो हार्ट डिजीज़ कम हो सकती है। अपना आचरण ठीक रखे, विचार ठीक रखे, आहार ठीक रखे और विहार करे। कम से कम विहार के लिए कम से कम 4 किलोमीटर रोज़ाना हफ्ते में 5 दिन सबको टहलना चाहिए और ये टहलें खाना खाने के पहले। तो सिगरेट बिल्कुल ना पिएं। सिगरेट पीना या तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में ना करें। तंबाकू का सेवन जो जयपुर में ख़ास तौर से हमने देखा है हमारी प्रैक्टिस में, कि जयपुर में ख़ास तौर से ऐसा होता है कि जो औरतें हैं जो तंबाकू के मंजन का उपयोग करती हैं, तो तंबाकू का मंजन, जिसको लाल मंजन ही बोलते हैं, वो भी प्रोहिबिटेड है, वो भी ना करें। तो तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में ना करें। नंबर 2, अल्कोहल कभी भी ना लें। अल्कोहल लेने से भी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि अभी एक नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो सेंटर हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर आता है, उनकी एक स्टडी है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से 67% जो केसेस हैं उनकी डेथ जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से होती है। उसमें हार्ट डिजीज़ का जो उसमें परसेंटेज है वो 26% है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ का परसेंटेज करीब 11% है। डायबिटीज़ 9% है और बाकी जो चीज़ें हैं वो 6% है। और सब कुछ बाकी जितने भी कारण है और भी कोई कारण है तो 13% है। तो इसलिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसमें कि हार्ट डिजीज़ भी आती है, तो हार्ट डिजीज़ अभी भी सिरमौर है। हार्ट डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए जो मैंने बताया, आचार, विचार, आहार और विहार पे ध्यान दें। अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद में हार्ट डिजीज़ के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं और उसके अगर आपको हार्ट डिजीज़ है तो उससे आपको बहुत राहत मिल जाती है। और आजकल मोटे अनाज भी उनको भी काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, खुद पीएम मोदी भी प्रमोट कर रहे हैं, ये कितने फ़ायदेमंद हैं? मेटाबॉलिज्म की जो रेट है वो मोटे अनाज से स्लो हो जाती है, इसलिए वो बॉडी में ज़्यादा देर तक रहता है। जो पेट पे जो फुलनेस लगती है बॉडी की वो रहती है, बार बार भूख नहीं लगती है। और जब ये बस का एक ही वो है कि पचता बहुत धीरे है। जैसे मैंने बताया, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर हार्ट पेशेंट्स को ये कहते हैं दिन में आप मोटा अनाज लें, लेकिन रात के टाइम पे मोटे अनाज से थोड़ा परहेज़ रखें। हार्ट पेशेंट का मोटा अनाज लेने से या और भी व्यक्ति को मोटा अनाज लेने से उनका वेट कंट्रोल रहता है और स्फूर्ति बनी रहती है। और नॉनवेज फूड दिल पर इसका कितना असर होता है? नॉनवेज फूड से तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हर तरह का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उससे, उस ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, उससे एलडीएल बढ़ता है और ये सब चीज़ें जो अपनी वेसल्स हैं, आर्टरीज़ हैं, उसमें जाके जमा हो जाती हैं कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है तो। और उससे जैसा मैंने बताया, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, किडनी फेलियर है और आपका दिखना ख़राब हो जाता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए जो नॉनवेज फूड है उससे तो परहेज़ ही रखना चाहिए। आप जो लेते हैं वो थोड़ा कम लें और अति ना करें, लेने वालों को तो मना कर नहीं सकते। और सर, जब से कोरोना आया है उसके बाद से हृदय संबंधी समस्याएं और भी कई समस्याएं जो हैं वो बढ़ गई है। ऐसे में कोरोना का और हार्ट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं उनका क्या कनेक्शन है? देखिए, कोरोना के टाइम पे ये था कि भाई इससे थ्रोम्बोसिस हो जाता है, तो थ्रोम्बोसिस से सडन कार्डियक डेथ बढ़ गई थी और अब वो अभी भी हैं, सडन कार्डियक डेथ बढ़ रही है। ये माना जा रहा है कि सब इसका कारण थ्रोम्बोसिस है, लेकिन ये सब इस पर बहुत सारी जगह आईसीएमआर में भी इस पर स्टडीज चल रही हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है कि जब तक जितने भी पेशेंट्स की डेथ हो रही है उन सब का पोस्टमार्टम हो या कोई ऐसी प्रक्रिया हो जिससे मालूम पड़े कि भाई इनकी डेथ क्यों हुई है, ये बता देना। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि सबको कोरोना, बहुत सारों को लोगों को कोरोना हुआ है और एक बार तो ऐसा जब ये
दूसरा वेरिएंट आया था उसमें तो ये हो गया था कि सिम्टम्स सबको थे, कोरोना था, कोरोना पहुंचा, लेकिन इतना भीषण नहीं था। उससे पहले वाला जो दोनों में जो थी, दो थी, जो डेल्टा और अल्फा थी, उसमें तो प्रॉब्लम थी। तीसरी वाली जो आई थी बहुत माइल्ड थी, लेकिन उसमें कोरोना था। तो ये ऐसा माना है कि कोरोना सबको हुआ है। उसके बाद में वैक्सीन भी बहुत लोगों ने लगा ली है, लेकिन जो डेथ्स हो रही हैं ये उसी से हो रही हैं। इसको देखने के लिए कम से कम जिनकी डेथ्स हो रही हैं उनका पोस्टमार्टम हो, सही तरीके से मालूम पड़े कि भाई ये क्यों हुआ है, थ्रोम्बोसिस है या नहीं है। ये मान लेना कि साहब कोरोना की वजह से डेथ्स हुई है, कोरोना के वैक्सीनेशन डेथ हुई है, ये तर्क संगत नहीं है। इसमें बाकायदा स्टडीज़ होनी चाहिए और सब डॉक्यूमेंटेड होंगे, तभी ये बताया जा सकता है कि सब कोरोना से डेथ हो रही है और या वैक्सीन से डेथ हो रही है। लेकिन हाँ, थ्रोम्बोसिस बहुत बड़ा था और थ्रोम्बोसिस के अटैक्स भी होते थे लोगों को, जिसमें TIAs होते हैं, जिसमें कि ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं, वो भी थे। पैरालिसिस हुए हैं लोगों को, हार्ट अटैक भी हुए हैं। लेकिन इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है ये तय करने के लिए कि सब चीज़ें कोरोना से या इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीनेशन हुआ उससे हो रहा है। जी सर, कहा जाता है कि आप अगर फिट हैं तो हेल्दी है, लेकिन अभी कुछ समय से कई मामले ऐसे आ रहे हैं जब सुनने में आता है कि जिमिंग करते वक्त किसी को हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। इसका क्या कारण है? ऐसा है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, फिटनेस और हेल्थ। हेल्थ अलग चीज़ है, फिटनेस अलग चीज़ है। आप फिट हो सकते हैं लेकिन आप हेल्दी नहीं हो सकते, आप हेल्दी हो सकते हैं लेकिन आप फिट नहीं हो सकते। ये बात बहुत गलत है कि साहब फला आदमी बहुत फिट था लेकिन उसकी डेथ हो गई। अरे वो फिट तो था, लेकिन हेल्थ क्या थी उसकी? हेल्थ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फिर वही ले जाना चाहूँगा 3 चीज़ों पे, 2 चीज़ों पे, नॉन मॉडिफाइड फैक्टर्स और मॉडिफाइड फैक्टर्स। अगर मान लो उसको फैमिली हिस्ट्री है तो उसके चांसेस सडन कार्डियक डेथ के बहुत ज़्यादा हैं। उनके सडन कार्डियक डेथ का मतलब है अचानक मौत होना। सिम्टम्स शुरू होने के 1 घंटे में डेथ होने को सडन कार्डियक डेथ की डेफिनेशन में आता है। तो सडन कार्डियक डेथ की अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो उसकी डेथ हो सकती है। उसके बाद में अगर जो आप पेशेंट नहीं, मतलब जो आप कह रहे हैं साहब जिमिंग में डेथ हो गई, हो सकता है वो हाइपरटेंसिव हो सकता है वो डायबिटीज़ हो सकता है उनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो सकता है वो स्मोकर हो सकता है उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जो फिट है उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं रहेगा। हो सकता है उनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी उनको जन्मजात, उनको पूरे अनुवांशिक रूप से पूरे परिवार में हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखना चाहिए और फिटनेस को हेल्थ से नहीं जोड़ना कभी भी। हेल्थ अलग चीज़ है, फिटनेस अलग चीज़ है। हार्ट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, इनके इलाज के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ क्या आई हैं? देखिए, हार्ट की बीमारियां जैसे मैंने बताया आपको, शुरू से लेके आखिर तक, जन्म से लेके और वृद्धावस्था तक सब हार्ट की डिजीज़ में ही आता है। अब अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप कॉर्निया डिजीज़ के बारे में पूछना चाहें तो उसमें मैं बता दूं आपको कि पहले तो इसका डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस के बाद में उसकी एंजियोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जिससे मालूम पड़ता है कि हार्ट की नाड़ियों में रुकावट हो गई है। उसके बाद में अब वो ऐसा माना जाता है कि हम एंजियोग्राफी जब करते हैं तो 33% का होता है। 33% पेशेंट्स को बाईपास की ज़रूरत पड़ती है, 33% पेशेंट्स को एंजियोप्लास्टी से काम हो सकता है और 33% को ना एंजियोप्लास्टी और ना बाईपास सर्जरी सिर्फ दवाओं पे रखा जाता है। इसलिए इन तीनों चीज़ों का अपना अपना रोल है। ये पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करता है। ये नहीं है कि किसी को एंजियोप्लास्टी हो सकती है तो उसको बाईपास नहीं हो सकती, या जिसको बाईपास होती है उसको एंजियोप्लास्टी हो सकती है। सबके अपने अपने पैरामीटर्स हैं कि भाई ये जो लीज़न है, ये जो रुकावट है, ये एंजियोप्लास्टी से हो सकती है। ये जो रुकावट है ये कई जगह रुकावट है, डायबिटीज़ है, लेफ्ट में डिजीज़ है। ये डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि भाई ये बाईपास के लिए जाना चाहिए। और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत सीवियर डिजीज़ होती है, जो ना बाईपास लायक होती है ना एंजियोप्लास्टी लायक होती है, वो दवाइयों पे भी रहते हैं। कुछ एक पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके के 30, 40, 50% की रुकावट होती है, उनके लिए एंजियोप्लास्टी ज़रूरत पड़ती है, ना बाईपास की होती है, वो भी दवाओं पे रहते हैं। फिर बात जहाँ तक एंजियोप्लास्टी की है, एंजियोप्लास्टी में हम स्टेंट डालते हैं। पहले जो रुकावट होती है उसको बलून से फुलाते हैं, स्टेंट डालते हैं। नई टेक्निक्स में ऐसा है, अगर कैल्शियम अगर होता है वहाँ पे कैल्शियम है या और तरह की रुकावटें हैं तो कैल्शियम को IVL होता है, इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी बोलते हैं उसको, वो है। और भी बहुत टेक्निक्स आई हैं जिससे कि हम उसको कैल्शियम को हटा देते हैं वहाँ से। उसके बाद एंजियोप्लास्टी करके और बैलून से फुला के और उसमें स्टेंट डाल देते हैं। बहुत तरह की रोटाब्लेशन है और बहुत सारी ऐसी टेक्निकल वो चीज़ें हैं जिसमें कि बस मेन मुद्दा ये है कि अगर कैल्शियम है
और कठिन है एंजियोप्लास्टी, तो उसको आजकल हम और भी बहुत सारी नई नई टेक्निक्स आई हैं, रोटाब्लेशन है, जैसे IVL बताया मैंने, इनसे दूर करके एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। और लेज़र का भी उपयोग हो रहा है इसमें, लेज़र भी हो रहा है, ड्रग लूटिंग बैलून्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। और अब ऐसा नहीं है कि सबको एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी ज़रूरत पड़ती है। बाईपास सर्जरी वाले ऐसे पेशेंट जिसमें के जो कि एंजियोप्लास्टी हो सकती है इसमें, उसमें आजकल एंजियोप्लास्टी ही करते हैं। और जैसे कम उम्र का पेशेंट वो, उसमें भी हम प्रेफर करते हैं कि एंजियोप्लास्टी करें। ऐसे ही बाईपास सर्जरी में ही बहुत सारी चीज़ें टेक्निक्स आ गई हैं। पहले जो हार्ट होता है उसको बाईपास करके करा करते थे, आजकल बीटिंग हार्ट में करते हैं। आजकल मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी आ गई है, एक छोटे से चीरे से ही बाईपास सर्जरी कर देते हैं। ऐसे बहुत टाइम कम हो गया है, सर्जरी का भी टाइम कम हो गया है। पहले लोग बाग जो बाईपास कराते थे वो 1-1 महीने 2-2 महीने तक रिकवर होते रहते थे, रिकुपरेट होते रहते थे। आजकल ऐसा नहीं है, 3-4 दिन रखते हैं हॉस्पिटल में, 5th डे डिस्चार्ज कर देते हैं और अब दूसरे दिन तीसरे दिन चला देते हैं। तो आपकी एक्टिविटी बनी रहती है, उसके बाद 1 महीने में आप जो भी अपना काम करते हैं वो करें। और ये सब चीज़ें हैं, आजकल टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं। फिर रिहेबिलिटेशन में बहुत सारी टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। जैसे अगर आप रिहेबिलिटेट कर रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल बता दिया जाता है, आप एक्सरसाइज करें, घर में एक्सरसाइज करें, आप थोड़ा जिम में भी जा सकते हैं। इसलिए एडवांसमेंट तो सब जगह हो रहा है। सर, रेगुलर चेकअप की और भी लोग ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे में रेगुलर चेकअप कितना ज़रूरी है? रेगुलर चेकअप जो पेशेंट्स हैं जिनके के फैमिली हिस्ट्री है, जो कि बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत स्ट्रेस रहते हैं, ओबीज़ हैं, स्मोकर्स हैं, जो ये मैंने बैकग्राउंड बताया ये हैं, और भी हैं, उनको अपना कम से कम हार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ कम से कम ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया क्रिएटिनिन, और अगर ज़रूरत हो और डॉक्टर कहे तो TMT। वैसे TMT तो आप हर साल अगर 40 के ऊपर TMT हर साल करा लें तो उसमें बुराई नहीं होती है। और अगर आपको थोड़ा भी सांस फूलता है तो आप इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं। यही रेगुलर चेकअप है। उसके बाद में अपने सेहत का सब चीज़ों का ध्यान रखें। चेकअप तो वैसे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी, प्राइवेट कंपनीज भी अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका हर साल चेकअप कराते हैं। आफ्टर 40, आफ्टर 50 तो उन्होंने सबने रेगुलर रखा है। ये अच्छी बात है और ये होना चाहिए। जी, डॉक्टर SM शर्मा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बिगड़ती लाइफस्टाइल, खानपान में अनियमितता, प्रदूषण की वजह से बीमारियों की चपेट में लोग तेजी से आ रहे हैं। हालांकि अगर हम अपने खानपान और कुछ लाइफस्टाइल से संबंधित गलत आदतों को सुधार ले तो हमारा दिल भी मजबूत रहेगा और हमारे जीवन की गुणवत्ता भी सही हो जाएगी। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए पत्रिका TV के साथ।